क्या किसी के घर के बाहर सादी वर्दी में खड़े खुफिया पुलिस के 2 सिपाहियों की वजह से देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है? ऐसा ही हुआ था। महज 6 दिनों का खेला लुटियंस दिल्ली में खेला गया। शुरुआत हुई 2 मार्च 1991 को, जब कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के घर 10 जनपथ के बाहर हरियाणा पुलिस की खुफिया इकाई के 2 सिपाही प्रेम सिंह और राज सिंह गिरफ्तार किए गए। कांग्रेस, जिसके समर्थन से जनता दल एस की सरकार चल रही थी चंद्रशेखर के नेतृत्व में, उसका विरोध शुरू हो गया और 6वें दिन 7 मार्च को दोपहर 2:45 पर विपक्ष को और उससे भी ज्यादा राजीव गांधी को अवाक करते हुए चंद्रशेखर ने राष्ट्र की अस्मिता का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और thelallanTop.com के पॉलिटिकल किस्सों में आज बात चंद्रशेखर सरकार के पतन की। सवाल जासूसी का नहीं था, सवाल प्रधानमंत्री बनने की सियासी महत्वाकांक्षा का था। राजीव गांधी चाहते थे कि कैसे भी वह सत्ता में वापस आ जाएं। अंकगणित उनके पक्ष में नहीं था। उस समय की लोकसभा की स्थिति देखें तो सरकार बनाने के लिए चाहिए थे 260 सांसद। राजीव और उनके सहयोगी दलों के पास थे 211 सांसद, और जिन 54 सदस्यों वाली जनता दल एस की सरकार को वो समर्थन दे रहे थे, उसके 3 बड़े धड़े टूटकर हाथ के पंजे के निशान वाली पार्टी में आने को बेकरार थे, अलग अलग वजहों से। पहला धड़ा था प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के चेले और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का, जो उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार कांग्रेस के बलबूते चला रहे थे। तो क्या हुआ, जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता नारायण दत्त तिवारी बार बार नथुने फुला रहे थे। दूसरा नाम था चिमन भाई पटेल का, जो चंद्रशेखर सरकार गिरने के कुछ ही महीनों के भीतर फिर से कांग्रेसी हो भी गए। हालत ये थी कि एक रात तो चंद्रशेखर के घर डिनर पर देवीलाल और चौटाला जैसे बाकी नेताओं के साथ चिमन भाई पटेल सरकार की मजबूती के लिए जरूरी कदमों पर विचार करते थे, और अगली सुबह ही राजीव गांधी के घर पर सफाई देने पहुंच जाते थे। जनता दल एस का तीसरा धड़ा, जिसका सहारा राजीव गांधी को था, वो था हरियाणा वाला धड़ा। राजीव गांधी ताऊ देवीलाल को ये समझाने में सफल हो गए थे कि उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद अगर ओम प्रकाश चौटाला को 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक बार फिर से अपना पद छोड़ना पड़ा और अपने एक राजनीतिक कनिष्ठ हुकुम सिंह को ना चाहते हुए भी उस गद्दी पर बैठाना पड़ा, तो इसके लिए कांग्रेस नहीं, उनके जनता दल के सहयोगी जिम्मेदार हैं। ताऊ देवीलाल को यह भी बताया गया कि चंद्रशेखर की सरकार उन 5 मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर करने के लिए तैयार नहीं हो रही है, जो लगातार किसान नेता देवीलाल की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहे। इसके बावजूद कि उड़ीसा के नेता और उस वक्त की लोकसभा के स्पीकर रवि रॉय ने उन सांसदों की सदस्यता तकनीकी कारणों से खारिज कर दी। पर दांव सिर्फ राजीव गांधी नहीं चल रहे थे, चंद्रशेखर की भी बिसात सजी हुई थी। एक तरफ तो राजीव ने 2 कद्दावर छत्रपों के पर कतर दिए थे। आंध्र प्रदेश में चेन्ना रेड्डी और कर्नाटक में वीरेंद्र पाटिल, उस वक्त के दोनों मुख्यमंत्री, उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। मगर जब राजीव के सिपहसालार तीसरे छत्रप के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इस नेता का नाम था शरद पवार, वही शरद पवार जिन्हें महज 4-5 बरस पहले खुद हाथ पकड़कर राजीव कांग्रेस में वापस लेकर आए थे।
राजीव को यह अंदेशा था कि शरद का ऊंट शायद चंद्रशेखर के करवट बैठे। दोनों ही तरफ अविश्वास था, दोनों ही तरफ घात प्रतिघात का दौर था। और ऐसे में लगातार कभी तो कार्य समितियों की बैठकें हो रही थी, कभी कैबिनेट की, कभी सड़कों पर उतरकर युवा प्रदर्शन कर रहे थे, तो कभी राष्ट्रपति से मिलकर तत्कालीन सियासी हालात पर लंबी चर्चा हो रही थी। क्या थे ये हालात? खाड़ी युद्ध चल रहा था। अमेरिका के जहाज हमारे मुंबई एयरपोर्ट पर उतरकर फ्यूल भर रहे थे। मुद्रा का संकट गहरा रहा था। इसके लिए तत्कालीन वित्त मंत्री आईएएस से नेता बने यशवंत सिन्हा गंभीर प्रयास कर रहे थे। मगर इसी दिल्ली में कुछ बेहद फूहड़ कोशिशें भी हो रही थी। मसलन फरवरी 1991 जब हथियारों का दुनिया का बड़ा दलाल अदनान खाशोगी नई दिल्ली पहुंचता है। नई दिल्ली में उसकी अगवानी करता है एक तांत्रिक जिसका नाम था चंद्रा स्वामी। और चंद्रा स्वामी इस दलाल को एयरपोर्ट से कहां ले जाता है? वो ले जाता है दिल्ली के करीब हरियाणा में बने भोंडसी के आश्रम में। आश्रम नाम सुनकर चौंकिए मत। इस कथित आश्रम में रहते थे देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। चंद्रशेखर खुश कि उनके गुरु चंद्रा स्वामी की पहुंच इतने ताकतवर व्यक्ति तक है। खाशोगी खुश कि उनके गुरु चंद्रा स्वामी की पहचान देश के प्रधानमंत्री से है। और चंद्रा स्वामी खुश कि उन्होंने दो ताकतवर लोगों को मिलाकर अपनी ताकत में इजाफा कर लिया। खाशोगी के आने के अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक कारोबारी जैन के यहाँ एक दावत हुई, जहाँ पर चंद्रा स्वामी ने दावा किया खाशोगी चंद्रशेखर की सरकार को सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर की मदद दिलवा सकते हैं। इतना ही नहीं, जॉर्डन की सरकार से उस रूट का भी पता चल सकता है जिसके जरिए बोफोर्स की दलाली का पैसा राजीव गांधी के परिवार तक आया। इस तरीके के दावे हो रहे थे, जबकि दूसरी तरफ चंद्रशेखर सार्वजनिक रूप से ये बयान दे रहे थे कि बोफोर्स का मामला बेहद मामूली है और पुलिस का एक दरोगा भी इसकी जांच कर सकता है। इन सब के बीच 2 मार्च को पता चला कि राजस्थान काडर के एक आईपीएस अधिकारी के निर्देश पर हरियाणा के 2 सिपाही प्रेम सिंह और राज सिंह राजीव गांधी की जासूसी कर रहे थे। राजीव ने इसके 2 निष्कर्ष निकाले। उन्हें अपनी मां इंदिरा का हश्र याद आया, जब पुलिस वालों पर भरोसा करने के चलते उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने इल्जाम लगाया पार्टी के दफ्तर के कमरा नंबर 25 में हुई कार्य समिति की मीटिंग में, जिसमें कमलनाथ, पीजे कुरियन, माखन लाल पोतेदार, नरसिम्हा राव जैसे कई नेता मौजूद थे, कि ये सरकार सिर्फ कांग्रेस को तोड़ने की ही साजिश नहीं कर रही है, बल्कि उनकी निजता पर भी हमला कर रही है। 5 मार्च लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। पहले ही संसद का बजट सत्र 1 हफ्ता आगे खिसक चुका था और कांग्रेस के सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। राजीव गांधी वेंकटरमन के पास पहुंचे, अपनी लाचारियां बताने लगे, गुस्से में होकर अपने पक्ष में तर्क गिनाने लगे। चंद्रशेखर भी वेंकटरमन के पास पहुंचे और बोले, राष्ट्रपति जी, आपने तो कहा था कि राजीव गांधी ने मुझे भरोसा दिलाया है कि 1 बरस तक तो इस सरकार पर कोई आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि देश की परिस्थितियां ये कहती हैं। परिस्थितियां कैसी? पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, तमिलनाडु की स्थिति खराब थी। कुछ ही महीने पहले तो वहां की करुणानिधि सरकार को लिट्टे की गतिविधियों पर अंकुश न लगाए जाने के इल्जाम में बर्खास्त किया गया था। ये बात और है कि चंद्रशेखर सार्वजनिक रूप से बार बार कहते रहे कि करुणानिधि सरकार की बर्खास्तगी कांग्रेस के दबाव में नहीं हुई है। उधर असम का मामला भी चल रहा था। इन सब के बीच आया 7 मार्च। अब तक राजीव गांधी, जो खुद सरकार बनाना चाहते थे और इसके लिए न सिर्फ चंद्रशेखर की अगुवाई वाले जनता दल एस के 54 सांसदों में तोड़फोड़ करने को तैयार थे, बल्कि बीपी सिंह के नेतृत्व वाली 74 सदस्यीय जन मोर्चा में भी अपनी संभावनाएं टटोल रहे थे। वहां पर अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान जैसे उनके पुराने साथी
साथ आने को तैयार थे, मगर गिनती 10 तक ही पहुंची थी, जबकि दल बदल कानून से बचने के लिए उस वक्त के 1/3 सदस्यों की जरूरत थी। और ऐसे में 7 मार्च को चंद्रशेखर प्रधानमंत्री पद की अपनी लोकसभा की तय सीट से खड़े होते हैं और सभी को चौंकाते हुए एक लंबा भाषण देते हैं और फिर राष्ट्र की अस्मिता का हवाला देते हुए इस्तीफा दे देते हैं। चंद्रशेखर ने इस्तीफा दिया, राजीव गांधी के तोते उड़ गए। संसदीय दल के अपने कमरे से बाहर निकले और पत्रकारों से सिर्फ इतना बोल पाए, अभी तो हमने समर्थन वापस भी नहीं लिया है। राजीव को प्रत्याशा ही नहीं थी कि बलिया के बाबू साहेब इस तरह का कदम भी उठा सकते हैं। राजीव ने फिर क्या किया? सबसे पहले उसी मलाठा छत्रप को कुछ महीने पहले जिसकी सरकार गिराने की कोशिशें खुद राजीव गांधी कर रहे थे, चंद्रशेखर के पास भेजा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार पहुंचे और चंद्रशेखर से बोले, आपने इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा वापस ले लीजिए, राजीव नहीं चाहते हैं कि आपकी सरकार गिरे। चंद्रशेखर ने जवाब दिया, राजीव गांधी को जाकर बता दीजिएगा मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है, मैं दिन में 3 बार अपने फैसले नहीं बदलता। और फिर चंद्रशेखर ने पवार को उनकी बिटिया सुप्रिया की शादी की शाम का वाकया याद दिलाया। सुप्रिया की शादी बारामती में हुई। चंद्रशेखर पहुंचे, राजीव भी पहुंचे। चंद्रशेखर ने राजीव से पूछा, वापसी का क्या प्रोग्राम है? राजीव ने जवाब दिया, दिल्ली ही जाना है। चंद्रशेखर ने कहा, फिर साथ ही चलते हैं। चंद्रशेखर वहां पर प्रधानमंत्री के राजकीय विमान से पहुंचे थे। राजीव ने सहमति में सर हिला दिया। चंद्रशेखर चलने लगे। राजीव ने कहा, आप चलिए, मैं आता हूं। विमान को पुणे से बारामती के पास के बड़े शहर से उड़ान भरनी थी। चंद्रशेखर पुणे में 1.5 घंटे तक इंतजार करते रहे। राजीव ने उनका फोन और संदेश लेने से भी इनकार कर दिया। थक हार कर चंद्रशेखर ने शरद पवार को फोन किया। शरद राजीव के पास पहुंचे। राजीव ने कहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता हूं। इस कदर अविश्वास हो गया था और ऐसे में चंद्रशेखर को लगा कि सरकार के लिए नए सिरे से जोड़ तोड़ करने से अच्छा है कि इस्तीफा दे दिया जाए, शहीद की भूमिका में आ जाया जाए। उसके बाद अगले 3-4 रोज तक राजीव ने कोशिशें की जोड़ तोड़ की, पर उन्हें भी समझ में आ गया कि अब नए चुनाव के अलावा, मध्यावधि चुनाव के अलावा कोई चारा नहीं है। किसे पता था राजीव गांधी के नाम के आगे स्वर्गीय लग जाएगा। और वो नेता जो नेपथ्य में था, जो 1991 का चुनाव भी लड़ने के लिए तैयार नहीं था, एकदम से केंद्र में आ जाएगा। वो नेता जिसका नाम नरसिम्हा राव है। एक और नेता की कहानी, एक और सियासी उठापटक की कहानी लेकर आप तक फिर हाजिर होंगे। लगातार इसी तरह के लल्लन टॉप किस्सों के लिए देखते रहिए thelallanTop.com का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। शुक्रिया।